हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईडी योर इंग्लिश शूटर पे। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ने वाले हैं दिसंबर 26 को। अ वेलकम मूव इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बार गरीब लोगों को अनाज बांटने की जो जिम्मेदारी है अपने सर पे ले ली है सभी स्टेट्स की, और इससे सभी स्टेट्स और गरीब लोगों को कंट्री के कितना फ़ायदा होने वाला है। अब वेलकम मूव इस आर्टिकल में इस चीज़ को बताया गया है। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है। आपको पता लगेगा कौन कौन सी मुफ्त अनाज बांटने की स्कीमें कंट्री में कैसे कैसे काम करती हैं। आज का क्विज आपको दिखा रहा हूँ। 6 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आर्टिकल को सिर्फ पढ़ना नहीं है, ट्रांसलेट करने के साथ साथ ग्रामर वोकैब जो सीखेंगे उस पर भी ध्यान देना है, और कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन भी पूरे फोकस के साथ में आपको सॉल्व करने हैं। सॉल्यूशंस पूरे आर्टिकल के क्वेश्चंस के लास्ट में करवाऊंगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, एक छोटी सी चीज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज से 7 डेज तक ऑफ रहने वाला है द हिंदू एडिटोरियल्स का चैनल के ऊपर। मैं एक हॉलीडे जो है ट्रिप पे जा रहा हूँ फैमिली के साथ, लेकिन क्लासेस बंद नहीं होंगी। एडिटोरियल की जगह पे फॉरेन आरसी मैगजीन्स, द इकोनॉमिस्ट के या द हिंदू के ही ओपिनियन पेज से कुछ आर्टिकल्स आपके साथ रीड किए जाएंगे। रीडिंग क्लासेस जो कि त्यों बनी रहेंगी, मैं आपके लिए क्लासेस को रेडी करके ही जा रहा हूँ। ठीक है, चलो करें अ वेलकम मूव। देखिए, मूव का मतलब होता है हरकत या कदम। वेलकम का मतलब होता है जिसका स्वागत किया जाए, जो स्वागत करने लायक हो। करे जी, सेंटर ने एक ऐसा कदम चला है जिसका हम सभी वेलकम करते हैं, बहुत ही स्वागत के लायक है। और वो कदम कौन सा है भाई? ऑन फ्री ग्रेन्स स्कीम अंडर फूड सिक्योरिटी लॉ। कह रहे भारत में एक फूड सिक्योरिटी लॉ है, उस फूड सिक्योरिटी लॉ के अंडर में मुफ्त ग्रेन्स बांटने की जो स्कीम है, मुफ्त में अनाज दिए जाने की जो स्कीम है, तो एक वेलकम मूव है सभी के लिए। अब देखो, इसके टाइटल पैराग्राफ से देखेंगे एक्चुअल में ये क्या कहना चाह रहा है। कह रहे जी, द सेंटर्स टेकिंग अप द बर्डन फॉर फ्री फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इन 2023 विल प्रोवाइड रिलीफ टू स्टेट्स। कह रहे जी, सेंटर का टेक अप कर लेना बर्डन को। टेक अप करना मतलब किसी चीज़ का जिम्मा लेना, किसी चीज़ का चार्ज लेना, किसी चीज़ को अज्यूम कर लेना, है ना, अपने कंधों पे ले लेने का। कह रहे जी, जो सेंटर का टेक अप करने का काम है ना, और किसको? इस पूरी जिम्मेदारी को बर्डन को। और कौन सी बर्डन? जो है फ्री फूड ग्रेन की, मुफ्त में अनाज के डिस्ट्रीब्यूशन की। और कब? अगले पूरे साल में, सन 2023 में। कह रहा है ये टेकअप करने का काम है जो बर्डन को, ये प्रोवाइड करेगा कुछ राहत, कुछ रिलीफ सभी स्टेट्स को, सभी राज्यों को। आ रही है बात समझ में? तो ये जो स्कीम है फ्री फूड ग्रेन की, ये एक्चुअल में स्टेट्स को देखना था, लेकिन सेंटर ने इस बार क्या बोला, हम देखेंगे, आप चिंता मत करो। तो ये जो काम सेंटर ने किया है ना, सभी स्टेट्स के लिए राहत लेकर के आने वाला है। अब सेंटेंस को ध्यान से देखना। सब्जेक्ट है आपका टेकिंग अप नाम का जीरेंट। भाई ये काम जो है टेकअप करने का, इस बर्डन को, इसी ने तो राहत पहुंचाई है। सेंटर ने राहत नहीं पहुंचाई, बर्डन ने राहत नहीं पहुंचाई। ये जो प्रोवाइड रिलीफ किया है, ये सेंटर के टेक अप करने के काम ने किया है। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म कोई काम सब्जेक्ट बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं जीरेंट। और जीरेंट की वर्ब, जब भी जीरेंट सब्जेक्ट हो तो जीरेंट की वर्ब हमेशा कैसी होती है सर? सिंगुलर। तो इस केस में तो फ्यूचर टेंस लगा हुआ है, मॉडल लगा हुआ है, सिंगुलर प्लूरल में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर वर्ब आती किसी और टेंस में तो सिंगुलर आने वाली थी टेकिंग अप के लिए। तो ये सब्जेक्ट, ये उसकी वर्ब। अच्छा, दूसरी चीज़, रिलीफ जो है ना, रिलीफ इसका मतलब होता है राहत। लेकिन इंग्लिश में एक वन वर्ड है एक छोटे से रिलीफ के लिए, मतलब राहत तो मिली लेकिन छोटी सी राहत मिली, उसके लिए एक वन वर्ड है इंग्लिश में। शायद आपको आता हो, एक बार खंगालो अपने दिमाग को। देखिए, छोटी सी रिलीफ को इंग्लिश में बोलते हैं, या लिख देता हूं मैं, रिप्रीव। ठीक है, रिप्रीव। छोटी सी राहत को क्या बोलते हैं सर? रिप्रीव। अब ये तो हो गया वन वर्ड। इसी छोटी सी राहत के लिए एक इडियम भी है हमारे पास इंग्लिश में, एक इडियम भी है, मैं लिख देता हूं, कुछ लोगों को शायद आती होगी। कोल्ड कंफर्ट। कनेक्ट करना पड़ेगा चीज़ों को जाल बना के चलो दिमाग में। ऐसा नहीं है मैं ये स्मॉल रिलीफ जो है कभी और जो है याद करूंगा, कोल्ड कंफर्ट किसी और क्लास में करूंगा। रिलीफ, स्मॉल रिलीफ, लिमिटेड रिलीफ, रिप्रीव या कोल्ड कंफर्ट कहलाते हैं। इस ईडियम और वन वर्ड को साथ में लेके चलना है। आज के क्विज में ये ईडियम्स आपसे पूछी जाएंगी। चलिए आगे बढ़े। अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट हो रहा है इसी पूरे सेंटेंस में, उसको भी जल्दी से देखेंगे। और देखो, बड़ा कमाल का और आसान सा कॉन्सेप्ट है।
कॉन्सेप्ट ये है कि जीरंड का सब्जेक्ट जनरली पॉजेसिव होना चाहिए। इस केस में जीरंड आपने देख लिया, टेकिंग अप सब्जेक्ट बना हुआ है। जो जीरंड सब्जेक्ट बन जाए या ऑब्जेक्ट बन जाए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन बन जाए, अगर उसको एक अलग से सब्जेक्ट दिया हो तो वो जीरंड का सब्जेक्ट पॉजेसिव रखा जाता है इन जनरल 99% केसेस के अंदर। अब बता देता हूँ मैं कैसे पॉजेसिव रखना है और कब नहीं रखना है। एवरीवन इन द ऑफिस वॉज सरप्राइज्ड एट मी या माई रिजाइनिंग फ्रॉम द जॉब। ऑफिस में हर आदमी सरप्राइज था मेरे जॉब से रिज़ाइन करने पे। देखो यहाँ पे एट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है रिज़ाइनिंग नाम का जीरंड। भाई मेरे पे सरप्राइज नहीं था, वो मेरे जॉब छोड़ने पे जो है सरप्राइज था। तो रिजाइनिंग नाम का जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है इस पे सरप्राइज था, तो एड प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया ये रिजाइनिंग। और जीरंड या वर्ब के आईएनजी फॉर्म जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बने, है ना, वर्ब का सब्जेक्ट बने, वर्ब या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बने, तो वही कहलाती है जीरंड। अब जीरंड तो आपने देख लिया बन गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जीरंड का एक सब्जेक्ट चाहिए। रिजाइन मैंने किया है, आपने नहीं किया, उस लड़की ने नहीं किया, सामने बैठी है जो रिज़ाइन किया है मैंने। तो कहने का मतलब क्या है, इस रिज़ाइनिंग को एक सब्जेक्ट मुझे अप्रोप्रिएट देना है और यही जीरंड का सब्जेक्ट कहलाएगा। और जीरंड का सब्जेक्ट कैसा होता है सर? जीरंड का सब्जेक्ट होता है पॉजेसिव। तो पॉजेसिव केस में मैं क्या लिखूंगा, मी लिखूंगा या माई लिखूंगा? मैं लिखने वाला हूँ माई। पॉजेसिव मतलब समझ गए ना, मेरा, तुम्हारा, हमारा, उसका। तो माई, अवर, हिज, हर, देयर, इस तरीके से पॉजेसिव आपको यूज़ करना पड़ेगा किसी भी जीरंड से पहले। जीरंड के एस्टैब्लिश हो जाते ही आपको पॉजेसिव का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। वैसे ही हर फैमिली डिडंट एक्सपेक्ट शी या हर क्रैकिंग द एग्ज़ाम दिस टाइम। उसकी फैमिली ने आशा नहीं की थी उसके एग्ज़ाम क्रैक करने को इस दफ़ा जो है दिस टाइम। तो उस पर एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उसके क्रैक करने पे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, है ना, एग्ज़ाम को। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया क्रैकिंग नाम का जीरंड। अब आपने देख लिया वर्ब के आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रही है। अब इसको अलग से एक सब्जेक्ट चाहिए, इस लड़की ने क्रैक किया है, तो जीरंड का सब्जेक्ट अगेन पॉजेसिव रखना है। यहाँ पे शी ना रख के मैं रख के आऊँगा हर। ही की जगह पे हिज, दे की जगह पे देयर, इट की जगह पे इट्स। बात आ गई समझ में? अब तीसरा देख लो, पैसेंजर्स वर फियरफुल ऑफ द बस या बस इज ब्रेकिंग डाउन इन द मिडल ऑफ द जर्नी। पैसेंजर जो है वो फियरफुल थे, डरे हुए थे बस के खराब होने के, ब्रेक डाउन करने के, जर्नी के बिल्कुल बीच, सफ़र के बीचों बीच। अब पैसेंजर किस चीज़ के डरे हुए थे? बस से डर रहे थे या बस के टूट जाने से डर रहे थे? सर वो बस के खराब होने से डर रहे थे। तो ब्रेकिंग डाउन जीरंड आपने स्टैब्लिश कर लिया है जो फियरफुल ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब देखो इस जीरंड को एक सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट बनेगी बस और आपको देना चाहिए पॉजेसिव। आप यहाँ पे लगा के आएंगे बसेस, ऐसा ही करेंगे ना, ध्यान देना। मैंने ऊपर इसीलिए लिखा है कि जनरली इसको पॉजेसिव चाहिए, हर बार नहीं चाहिए। बस एक न्यूट्रल जेंडर है भाई, ना आदमी है ना औरत है, तो न्यूट्रल जेंडर्स का हम पॉजेसिव बनाना अवॉइड करते हैं। और ये बात समझ में, अवॉइड करते हैं। अवॉइड करने वाले केस में आप इसको सीधे ही लिख करके आ सकते हो, एवरीवन वॉज फियरफुल ऑफ द बस ब्रेकिंग डाउन इन द मिडल ऑफ द जर्नी। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया होगा। जब कोई आदमी औरत हो, जीरंड का सब्जेक्ट बन रहा हो, तो उसको पॉजेसिव में लिखें, जैसे मैंने माई लिखा है, हर लिखा है। लेकिन जब कोई न्यूट्रल जेंडर की चीज़ हो, पेन हो, पेंसिल हो, बस हो, सोफ़ा हो, हाउस हो, जिसका पॉजेसिव बनाया जाता ही नहीं अंग्रेजी में, तो उस केस में इनको सीधे सीधे लिख करके आ जाएं, ज़्यादा पंगे इनसे नहीं लेने। चलिए, तो इस केस में इसने सेंटर का पॉजेसिव बनाया है। चाहता तो ये सेंटर को बिना पॉजेसिव बनाए भी छोड़ सकता था। सेंटर वैसे तो न्यूट्रल जेंडर का है ना। चलो बढ़ेंगे आगे, इस कॉन्सेप्ट को माइंड करना थोड़ा सा, कब कैसे पॉजेसिव बनेगा। अब आ जाओ इस आर्टिकल की वोकैब पे। सारे वोकैबुलरी वर्ड्स आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। और उसी के साथ में ऑलराइट, एग्जाम प्रिपरेशन का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है मॉक टेस्ट लगाना। और मॉक टेस्ट लगाने के लिए मैं आपको रेफर करता हूँ टेस्टबुक.com। इसलिए नहीं कि ये चैनल के स्पॉन्सर हैं, ये स्पॉन्सर भी इसीलिए हैं क्योंकि ये मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। आपको एक ही मॉक टेस्ट पास में हज़ारों मॉक टेस्ट मिल जाएंगे हर डिफ़िकल्टी लेवल के, इजी, डिफ़िकल्ट और हार्ड। तो जिसको तैयारी करनी है ना, फुल तैयारी का मौका इस मॉक टेस्ट पास में मिल जाता है। अब फिर से इस पर विंटर सेल आ चुकी है। 400 रुपये का मॉक टेस्ट पास 269 रुपये में मिल रहा है। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है टेक्स्ट बुक पास का। आप जब जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे ईयरली पास दिखाएगा 299 का। इस प्राइस पे भी देखो और डिस्काउंट लेना है तो यूज़ करना कोड YT10। जैसे इस कोड को लगाओगे आपका प्राइस घट करके हो जाएगा 269। तो वैसे 400 रुपये रेगुलर कीमत है, 360 में देते हैं कभी, आज 270 में मिल रहा है। अगर लेना चाहते थे तो दिस इज़ द राइट टाइम। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा हुआ है। चलिए, अपनी वोकैब शीट है। आज आप देखेंगे एब्जॉर्ब नाम के वर्ड को। एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोख लेना। जैसे ज़मीन है, पानी है, आपने ज़मीन पे रखा मिट्टी में,
मिट्टी उसको क्या कर लेगी, सोख लेगी। तो लिटरली किसी चीज़ को अगर आप सोख लेते हैं तो भी एब्जॉर्ब करना होता है। और मान लीजिए मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी और सारी इन्फॉर्मेशन आपने दिमाग में सोख ली, तो उसको भी एब्जॉर्ब करना बोलते हैं। द सैंड एब्जॉर्ब्ड ऑल द वाटर, रेत ने सोख लिया सारे पानी को। अ गुड स्टूडेंट एम्स टू एब्जॉर्ब एवरीथिंग ही और शी रीड्स, एक अच्छा स्टूडेंट कोशिश करता है सोख लेने की हर चीज़ को जिसे वो पढ़ता है। एसिमिलेट, कंज्यूम, स्पॉन्ज अप, इम्बाइब, सक इन, सब एब्जॉर्ब के सिनोनिम है, ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। समझ रहे हो ना, चाहे ज़मीन पानी सोख ले, चाहे आप खुद अपने दिमाग से इंफॉर्मेशन को सोख लें, एब्जॉर्ब नाम के वर्ड को यूज़ करेंगे। अगला वर्ड है अशर इन। अशर इन का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर के आना, इंट्रोड्यूस करना पहली दफ़ा, ब्रिंग इन करना। द कोल्ड वॉर अशर्ड इन अ न्यू एरा ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जो कोल्ड वॉर थी यूएसएसआर और यूएस के बीच में, उसने इंट्रोड्यूस किया, अशर इन किया, ब्रिंग इन किया एक नए युग को, जो है न्यूक्लियर वेपन्स का, नाभिकीय वेपन्स का। लॉन्च, किक इन, रिंग इन, कमेंस, सब इसके सिनोनिम है। आज आर्टिकल में ब्रिंग इन नाम का फ्रेजल वर्ब आर्टिकल में देखेंगे। ठीक है, अशर इन, ब्रिंग इन, किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, लाना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अपने पास आज का रोबस्ट, नया वर्ड है आपके लिए। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, टफ, पावरफुल, वेल बुल्ट, है ना, हट्टा कट्टा, एकदम मोटी ताजी चीज़ को बोलते हैं रोबस्ट। थैंक्स टू अ रोबस्ट फाइनेंशियल इकोसिस्टम, इंडियन इकोनॉमी मैनेज्ड टू विदस्टैंड मेजर इकोनॉमिक रिसेशंस ऑफ द पास्ट। कह रहे थैंक्स टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ। कह रहे जी बिकॉज ऑफ किसकी वजह से जी, एक रोबस्ट फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से हुआ क्या, भारत की इकोनॉमी ने मैनेज किया विद स्टैंड करना, बने रहना, और किसके सामने, एक मेजर इकोनॉमिक रिसेशन के सामने, पास्ट के, है ना। फाइनेंशियल सिस्टम बड़ा मजबूत, हट्टा कट्टा, ताज़ा था, रोबस्ट था, इस वजह से हम कितने भी रिसेशन आए उनको हमने विद स्टैंड किया, उनका सामना किया। चलिए अगला वर्ड है लास्ट आज का, डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है किसी चीज़ से होने वाला नफ़ा, किसी चीज़ से होने वाला मुनाफा, डिविडेंड, है ना। द यंग पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन इज कंसीडर्ड इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो यंग पॉपुलेशन है, जो जवानों की फौज है हमारे देश में, वो कहलाई जाती है या कंसीडर की जाती है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन, डिविडेंड मतलब मुनाफा। तो किसी भी देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड यही होता है उस देश की पॉपुलेशन कितनी यंग है ना, पॉपुलेशन से कितना नफ़ा होने वाला है। यंग लोग ही नफ़ा करेंगे भाई, जो पुरानों की जिनकी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई है, 60-65 के हो गए हैं, वो क्या नफ़ा करेंगे, है ना, कर दिया उन्होंने जो करना था। तो यंग पॉपुलेशन जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड कहलाती है। डिविडेंड, एडवांटेज, प्रॉफिट, इंसेंटिव, सब इसके सिनोनिम है। आज आर्टिकल में डिविडेंड नाम के वर्ड को भी आप देखेंगे। तो ये 4 ही वर्ड्स हैं, 2 पुराने हैं, 2 नए हैं। अब आ जाओ जल्दी से आर्टिकल पे, एक समरी आपको दे रहे हैं किस बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल। देखो हमारे देश में गरीबों के लिए बहुत सारी स्कीम चलाई जाती हैं, खाना जो है मुफ्त में बांटने के लिए। आपको पता होगा एक स्कीम है गरीब कल्याण अन्न योजना, है ना, PMGKY। फिर एक स्कीम है अंत्योदय अन्न योजना, AAY। तो इन सभी स्कीम्स में क्या होता है, सरकार आइडेंटिफाई करती है कि कौन लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, और उनको हर महीने एक कोटा फिक्स रहता है, इतना अनाज उनको मुफ्त में मिलेगा। उसके बाद और भी अनाज मिल जाता है, वो भी बहुत सब्सिडाइज रेट पे, जैसे 2 रुपये 3 रुपये में गेहूँ मिल जाएगी किलो के हिसाब से, है ना। अब हुआ क्या, इस साल हमारी सरकार ने क्या किया, इन सभी स्कीम्स को बंद करके इसकी जगह पे जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, PDS, जिसमें हर आदमी जाकर के राशन के डिपो से राशन ले सकता है सब्सिडाइज रेट्स पे, इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर ही BPL लोगों के लिए 5 किलो फ्री अनाज का हर महीने हर बंदे के लिए प्रोविज़न कर दिया। और इस प्रोविज़न को सेंटर ने अपनी जेब से किया है बिना किसी की मदद मांगे। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये बहुत ही वेलकम मूव है, सभी इसका स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ सेंटर का ये मूव इसलिए भी वेलकम है क्योंकि अब सभी लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त मिल जाएगा इस साल हर महीने, बजाय सेंटर के किसी स्कीम के अंडर अलग से अनाज देने के। स्कीमों में क्या होता है, कोई आदमी BPL है या नहीं, अनाज तो ले गया, कोई BPL रह गया। तो अब ये चीज़ें झगड़े धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे जब सबको ही मिलने लगेगा, यूनिवर्सलाइजेशन हो जाएगा एक लिमिटेड क्वांटिटी फ्री में, तो इससे क्या है, हर गरीब कवर्ड होगा। तो इस तरीके से लॉडेबल टोन के अंदर, है ना, प्रेजवर्दी टोन के अंदर आज का आर्टिकल लिखा गया है। चलिए अब शुरू करते हैं, इस पूरी स्कीम को देखेंगे, कैसी स्कीम बनाई है सरकार ने। कह रहा है जी, द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड नॉट टू एक्सटेंड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और PMGKY, a scheme that ran between April 2020 to December 2022, except for a short period in between, and provided additional allocation of food grains, that is rice or wheat, from the central pool at 5 kilograms a month free of cost to beneficiaries
अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। कह रहा है जी सरकार ने डिसाइड कर लिया है, सरकार ने बना लिया एक फैसला, कर दिया एक फैसला। और क्या फैसला है भाई? नहीं एक्सटेंड करने का, नहीं आगे बढ़ाने का। और किस चीज़ को भाई? सरकार की एक स्कीम को जिसके आगे द भी लगा हुआ है। स्कीम का नाम है PMGKY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अच्छा कौन सी स्कीम है ये? देखो सेंटेंस इतना ही है, सरकार ने फैसला ले लिया है कि ये आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब ये जो बाकी का लिखा हुआ है ना, स्कीम के बारे में बताया गया आपको। कह रहे जी ये एक ऐसी स्कीम है जो चली थी, रैन की थी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के पास्ट में। और कब रैन की थी? ये रैन की थी सर बिटवीन अप्रैल 20 टू दिसंबर 2022, अप्रैल 20 से दिसंबर 2022 के बीच में, कोरोना के बाद। कह रहे बीच में एक छोटा सा शॉर्ट पीरियड आप छोड़ भी दें, बीच में 2-1 महीने नहीं भी चली होगी, एक्सेप्ट फॉर ए शॉर्ट पीरियड इन बिटवीन। और कह रहे ये वही स्कीम है दैट प्रोवाइडेड, जो कि प्रोवाइड करती थी, दैट प्रोवाइडेड, और क्या देती थी? एडिशनल एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स को, एडिशनल जो है कोटे को फूड ग्रेन्स के। एलोकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का कोटा, किसी चीज़ का अलॉटमेंट। तो एडिशनल अलॉटमेंट करती थी, कोटा देती थी फूड ग्रेन्स का। और फूड ग्रेन्स कौन कौन सी चीज़ें हैं भाई? भारत सरकार की नज़र में फूड ग्रेन्स 2 ही चीज़ें हैं, राइस और व्हीट, है ना, चावल या गेहूं। और ये कहाँ से देती थी एडिशनल कोटा? सेंट्रल के पूल से, केंद्र सरकार के जो है गोडाउन से। पूल का मतलब है सेंटर का जो टोटल जो है स्टोरेज है। और कितना था ये एडिशनल एलोकेशन? 5 किलोग्राम हर महीने फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में सभी बेनिफिशरीज को, हर लाभार्थी को, जो हुआ करता था अंडर द NFS एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। आ गई बात समझ में? तो ये जो 5 किलो और एडिशनल देती थी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में तो कुछ मिलता ही है इनको, जो लोग BPL हैं, उसके साथ में प्रधानमंत्री PMGKY स्कीम के अंदर सरकार 5 किलो और देती थी। कह रहे इस स्कीम को सरकार ने फैसला किया है अब और आगे नहीं बढ़ाएगी, अप्रैल 20 में शुरू हुई थी, दिसंबर 22 में खत्म हो जाएगी। आगे बात समझ में? चलो अब देखेंगे सेंटेंस की स्ट्रक्चर। लंबे सेंटेंस है, मैं जानता हूँ लंबे हैं, लेकिन बहुत आसान है। सेंटेंस इतना ही है, गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड। एक्सटेंड करना मतलब किसी चीज़ को आगे बढ़ाना। एक्सटेंड वर्ड के 2 मीनिंग्स होते हैं, या तो किसी को कुछ ऑफर करना, कुछ देना, या फिर किसी चीज़ के दायरे को बढ़ा देना, है ना, दोनों तरीके से यूज़ होता है। तो इस केस में दायरे को बढ़ाने की बात हो रही है। सरकार दायरा नहीं बढ़ाएगी, यहीं तक खत्म करेगी दिसंबर 22 तक। सरकारी स्कीमों के आगे हमेशा द लगाएं, सरकारी एक्ट्स के आगे भी हमेशा द लगाएं। द PMGKY एंड द NFS एक्ट, हमेशा द लगता है सरकारी चीज़ों के आगे। दैट आया है स्कीम के लिए, दैट की वर्ब है रैन, और दैट की दूसरी वर्ब है प्रोवाइडेड। दैट रैन एंड दैट प्रोवाइडेड। एलोकेशन का मतलब होता है कोटा, डिस्ट्रीब्यूशन का, है ना, किसी भी चीज़ का जो है समझ गए ना, जो टोटल जो सिस्टम होता है बांटने का, उसको बोलते हैं एलोकेशन। अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है इस सेंटेंस में, उससे पहले मैं सभी को करूँगा चैलेंज। चैलेंज ये है कि मेरे भाई बहुत बार इस कॉन्सेप्ट को कर चुके हैं और इस कॉन्सेप्ट को गलत कर दिया है आर्टिकल ने इस सेंटेंस के अंदर, यानी कि कर दी एक एरर। अगर वो एरर ढूंढ पाओगे तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे भी, आप भी कोशिश करो। जो ढूंढ पाए वो कमेंट्स में डालना। इस कॉन्सेप्ट पे अभी मैं लौट के आता हूँ, आपको बताता हूँ एरर कहाँ रखी है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं जी PMGKY absorbed the shock of the pandemic for the extreme poor and also brought in political dividends for the ruling Bharatiya Janata Party in many states that had elections this year, including Uttar Pradesh in particular। कह रहे जो PMGKY स्कीम है जो बंद की है सरकार ने, है ना, जिसमें एडिशनल कोटा देना बंद किया है, स्कीम तो चलती रहेगी। कह रहे PMGKY एब्जॉर्ब करती थी, एब्जॉर्ब करना मतलब सोख लेना, सोख लेती थी उस झटके को, उस शॉक को जो था पेंडेमिक का, यानी महामारी का। और किन के लिए एब्जॉर्ब करती थी भाई? फॉर द एक्सट्रीम पुअर, सबसे ज़्यादा गरीब लोगों के लिए। और साथ ही साथ ये ब्रॉट इन भी करती थी, ये लेकर के भी आई थी। और किसको ब्रॉट इन करना? मतलब ब्रिंग इन करना, किसी चीज़ को अशर इन करना। ये लेकर के भी आई थी सियासी मुनाफे को, पॉलिटिकल डिविडेंड को। डिविडेंड वर्ड याद है ना, मुनाफा। और किसके लिए? रूलिंग बीजेपी के लिए, वो बीजेपी जो रूल कर रही है सेंटर में और कई स्टेट्स में। और कह रहे कई स्टेट्स में जो है मुनाफा लेकर के आई। और कौन सी स्टेट थी भाई ये? दैट हैड इलेक्शंस, जिनमें हुए थे इलेक्शंस इस साल, जिसमें शामिल है, इंक्लूड है यूपी खास करके इन पर्टिकुलर। आगे बात समझ में? PMGKY की बात की जा रही है, इसकी वर्ब है एब्जॉर्ब्ड पहली, दूसरी वर्ब है ब्रॉट इन। ब्रिंग इन, ब्रॉट इन, किसी चीज़ को लाना, अशर इन करना, इंट्रोड्यूस करना पहली दफ़ा, है ना। एब्जॉर्ब तो आप जानते ही हैं, एसिमुलेट करना, किसी चीज़ को सोख लेना। डिविडेंड यानी मुनाफा, एडवांटेज, गेन। दैट की वर्ब है हैड, दैट आया स्टेट्स के लिए, वो स्टेट्स जिनमें इलेक्शंस हुए थे, दैट हैड इलेक्शंस। चलिए PMGKY के आगे द नहीं लगाया हुआ, होता क्या है, आर्टिकल में एक बार किसी स्कीम को जब इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है फुल फॉर्म में द लगा के, फिर उसकी शॉर्ट फॉर्म को बिना द के कंटिन्यू किया जाता है।
राइटर का ये स्टाइल है। आ रही है बात समझ में? एक बार किसी चीज़ को द लगा के इंट्रोड्यूस कर दिया, पहली दफ़ा फुल फॉर्म भी लिख दी, उसकी छोटी फॉर्म भी लिख दी, फिर आगे उसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वही चलने दी जाती है बिना द लगाए। तो टेक्निकली यहाँ द लग सकता था। चलो और आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है जी, वाइल डिसकंटिन्यूइंग द स्कीम द गवर्नमेंट हैज सेड दैट इट विल बेयर द एक्सपेंसेस ऑफ फूड ग्रेन्स अंडर द NFSA फॉर 2023 एंड एंश्योर फ्री रेशन अंडर द एक्ट फॉर एन एस्टिमेटेड 81.35 करोड़ बेनिफिशरीज फॉर दैट ईयर। अब कह रहे स्कीम को सरकार ने यूं ही बंद नहीं कर दिया कि हम बंद कर रहे हैं। कह रहे डिसकंटिन्यू करते हुए स्कीम को, खत्म करते हुए स्कीम को, सरकार ने यह भी कहा है, द गवर्नमेंट हैज सेड, और क्या कहा है कि ये बेयर करेगी, ये सहेगी उस खर्चे को, उस एक्सपेंसेस को जो है फूड ग्रेन्स का, जो है अनाज का। और किसके अंडर भाई? NFS एक्ट के अंदर, इस एक्ट के अंदर। और कब के लिए? सन 2023 के लिए। तो एक काम तो स्कीम ये करेगी, इट विल बेयर द एक्सपेंसेस। और दूसरा काम क्या करेगी? दूसरा काम ये इंश्योर करेगी, पक्का करेगी, सुनिश्चित करेगी मुफ्त में अनाज को इसी एक्ट के अंदर। और किसके लिए? 81.35 करोड़ बेनिफिशरीज के लिए, गरीबों के लिए। और किसके लिए? इसी साल में, फॉर दैट ईयर 2023 में। तो सरकार ने ये बोला स्कीम बंद कर रहे हैं, लेकिन बेनिफिट्स मिलने बंद नहीं होंगे। 2023 के लिए तो कम से कम ये सारे बेनिफिट्स हम अपनी जेब से आपको देने वाले हैं, बिना किसी स्कीम के। आई बात समझ में? गवर्नमेंट की वर्ब है हैज सेड, इट की वर्ब है विल बेयर, फर्स्ट वर्ब है, सेकंड वर्ब है विल इंश्योर। इट आया सरकार के लिए, सरकार विल बेयर एंड सरकार विल इंश्योर। इंश्योर का मतलब होता है किसी चीज़ को सुनिश्चित करना, टू मेक समथिंग सर्टेन। इससे बिल्कुल अलग वर्ड है अश्योर। उसका मतलब होता है किसी को श्योरिटी देना, किसी को भरोसा देना। अगर मैं आपको भरोसा दिलाऊं कि भाई तुम्हारा इंग्लिश में हो जाएगा, मेहनत करो, तो मैं आपको अश्योर कर रहा हूं भरोसा दिला के, है ना। और मेहनत करके आप अपने सिलेक्शन को खुद ही इंश्योर कर रहे हैं, सर्टेन कर रहे हैं। मैंने आपको भरोसा दिलाया, आपने मेहनत की, और मेहनत करके अपने सिलेक्शन को इंश्योर किया। ऐसे अगर याद रखोगे तो दोनों वर्ड्स याद रहेंगे। चलो और आगे बढ़ते हैं। और क्या हुआ? कह रहा जी इसका मतलब ये हुआ, इन अदर वर्ड्स, रेशन कार्ड होल्डर्स कैन नाउ अवेल 5 kg of wheat or rice per month for free rather than at a subsidized rate, while Antyodaya Anna Yojana card holders will receive 35 kg of free food grains। कह रहा मतलब ये हुआ कि भारत के सभी राशन कार्ड होल्डर जो हैं 31.35 करोड़, अब वो अवेल कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं 5 किलो चाहे तो गेहूं चाहे तो राइस का हर महीने फॉर फ्री, मुफ्त में। तो अगर आपकी फैमिली में 5 लोग हैं तो 5 को 5 से गुना कर दो, 25 किलो चाहे तो गेहूं चाहे तो चावल, चाहे आधा आधा, 12.5 वो आप हर महीने अपने 5 लोगों के लिए मुफ्त में सरकार से ले सकते हैं। कह रहे ये फ्री में मिलेगा, ये सबका सब हर एक आदमी को, बजाय रादर देन, बजाय सब्सिडाइज्ड रेट के, है ना। जो सब्सिडाइज्ड रेट में मिलता है सरकार से 2 रुपये 5 रुपये, तो वो 2-5 रुपये भी आपको नहीं देने, 5 किलो तो आपको मुफ्त में हर महीने मिल जाएगा हर बंदे को। कह रहे जबकि एक दूसरी स्कीम है वाइल अंत्योदय अन्न योजना, उसके जो कार्ड होल्डर्स हैं वो रिसीव करेंगे 35 किलो फ्री फूड ग्रेन्स को, 35 किलो फ्री में राशन को। अंत्योदय अन्न योजना उन लोगों के लिए होती है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनका BPL स्कोर 16 से कम होता है, 16 से कम होता है। तो 16 कम वाले तो वो तो 35 किलो मुफ्त में ले सकते हैं हर बंदा हर महीने, है ना। तो वो तो चलती रहेगी। अब आम आदमी आपके और मेरे जैसा भी 5 किलो सरकार से मुफ्त में ला सकता है। समझ में आ गया ना सेंटेंस और स्ट्रक्चर क्या है? राशन कार्ड होल्डर्स की वर्ब है कैन अवेल, रादर देन का मतलब होता है बजाय, योजना कार्ड होल्डर्स की वर्ब है विल रिसीव, अंत्योदय अन्न योजना कार्ड होल्डर्स की वर्ब है विल रिसीव। चलो और आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपको करवा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कई स्टूडेंट्स को, लेकिन आसान है ये। कभी कभी आप अवेल के साथ में ऑफ देखेंगे और कभी कभी आप अवेल के साथ में ऑफ नहीं देखेंगे। अवेल का मतलब होता है लाभ उठाना, फ़ायदा लेना। मैं आपको बोलूँगा ना यार स्कीम का फ़ायदा ले लो, तो अवेल दिस स्कीम या अवेल ऑफ दिस स्कीम। तो कुछ लोग ऑफ लगाते हैं, कुछ लोग ऑफ नहीं लगाते हैं। तो समझो इसको कब ऑफ लगाना है। देखो अवेल के साथ में या तो कुछ मत लगाओ, जिसका फ़ायदा उठाना है उठा लो बिना किसी प्रपोजिशन के। और अगर ऑफ लगाना है तो अवेल के साथ में रिफ्लेक्सिव भी आएगा, जैसे द पुअर कैन अवेल ऑफ द स्कीम ऑफ फ्री लोन्स। पुअर जो है फ़ायदा उठा सकते हैं इस स्कीम का, जो है फ्री लोन्स वाली, मुफ्त में कर्ज वाली। अब मुझे बताओ ऑफ जो है ये सही लगा है गलत लगा है? देखो मैंने आपको बताया अवेल के साथ में कुछ मत लगाओ, सीधे रख दो अवेल द स्कीम, कोई पंगे मत लो। अगर ऑफ लगाना ही है, अगर ऑफ लगाना ही है तो इस केस में देखो द पुअर कैन अवेल देमसेल्फ द स्कीम ऑफ द फ्री लोन्स, पुअर के हिसाब से यहाँ पे रिफ्लेक्सिव लगेगा और फिर ऑफ लगेगा, है ना। अवेल देमसेल्फ ऑफ द स्कीम। तो अगर यहाँ पे पुअर की जगह पे आई होता या ही होता तो ही की जगह पे हिमसेल्फ लग जाता,
शी की जगह पे हर सेल्फ लग जाता, वी की जगह पे आर सेल्फ लग जाता। तो जो भी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपको एक रिफ्लेक्सिव ऐड करना पड़ेगा अगर अवेल के साथ में ऑफ लगाना है तो। बात समझ गए ना मेरी? नहीं लगाना तो मत लगाओ, कोई झंझट नहीं है। अवेल के साथ में सीधे सीधे वो चीज़ लिख दो जिसका फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन अगर ऑफ लगाना है तो रिफ्लेक्सिव भी आएगा। तो ये तो थी पुरानी इंग्लिश, आजकल ये चर्न आउट हो रही है, फेज आउट हो रही है। ये है नई इंग्लिश जिसमें ना रिफ्लेक्सिव लगता है ना ऑफ लगता है, सीधे अवेल को यूज़ किया जाता है। तो दोनों ही फॉर्म्स सही हैं, एक पुरानी फॉर्म है एक नई फॉर्म है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे इसने कोई चीज़ ऑफ नहीं लगाया, 5 किलो अनाज को अवेल कर सकते हैं, बिना ऑफ के अवेल को यूज़ कर रहा है, सही है। कह रहे जी एज द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ 81.35 करोड़ बेनिफिशरीज इज स्टिल बेस्ड ऑन सेंसस 2011 नंबर्स एंड पीडीएस सिस्टम या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एंटाइटलमेंट्स हैव बीन लिमिटेड टू राशन कार्ड होल्डर्स एंड कोटास framed by the union government. Some states have gone on to expand benefits to others through the NFSA and other schemes. अब बता रहे हैं सरकार की स्कीम का कितना बड़ा मायना है, इससे कितना फ़ायदा होता है। कुछ लोगों के तो कार्ड भी नहीं बने हुए। कह रहे क्योंकि जो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ 81.35 करोड़ बेनिफिशरीज का है जो आंकड़ा है वो अभी भी बेस्ड है, आधारित है। और किस पे आधारित है? सेंसस 2011 पे, 2011 की जनगणना के आंकड़ों पे। कह रहे क्योंकि आज भी 2011 के जनगणना के आंकड़ों को ही हम लेकर के चल रहे हैं, 81.3535 वहीं से आया है। कह रहा है और दूसरी चीज़ ये है जो पीडीएस सिस्टम है, जो राशन डिपो वाला सिस्टम है, कह रहा है उसकी जो एंटाइटलमेंट्स हैं वो लिमिटेड हैं। एंटाइटलमेंट मतलब किसी चीज़ को पाने का आपका अधिकार। तो पीडीएस सिस्टम की एंटाइटलमेंट का मतलब है आपका राशन कार्ड। कह रहे राशन कार्ड का जो सिस्टम है वो भी लिमिटेड है, वो भी जो है सीमित है उन लोगों तक जिनके पास राशन कार्ड बने हुए हैं। और वो जो कोटा जो कि फ्रेम किए गए हैं यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कि इतना ही कोटा आपको मिलेगा। कह रहे क्योंकि ऐसा है कुछ स्टेट्स जो है ना वो इतना आगे बढ़ गई हैं, गोन ऑन टू कर गई हैं कि वो एक्सपेंड करें, वो एक्सटेंड करें, वो और आगे बढ़ाएं इन सारे बेनिफिट्स को अदर लोगों तक भी। और किसके जरिए? NFS एक्ट के जरिए और दूसरी स्कीम्स के जरिए। तो कहने का मतलब ये है, ये जो आप आंकड़ा देख रहे हो 81.35 का, ये सेंसस 2011 का आंकड़ा है। अब तो जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है और राशन कार्ड से भी, राशन डिपो से भी उन्हीं को राशन मिलता है जिनको राशन कार्ड बना हुआ है। जिनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ वो तो राशन डिपो से राशन भी नहीं ले सकते हैं। तो कह रहे इस वजह से कुछ स्टेट्स क्या है ऐसे लोगों को भी बेनिफिट देने की कोशिश करती है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। तो वो इतना आगे बढ़ गई हैं कि बेनिफिट्स को आगे से आगे बढ़ाए जा रही हैं। बात आई ना समझ में? चलो नंबर की वर्ब है, नंबर सिंगुलर है, वर्ब है इज बेस्ड। नंबर इज बेस्ड, द नंबर हमेशा सिंगुलर होता है, आपको याद होगा। अ नंबर, अ लार्ज नंबर, ऐसे जो है फ्रेज हमेशा प्लूरल होते हैं। द नंबर सिंगुलर है तो द नंबर की वर्ब है इज बेस्ड। एंटाइटलमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए आपकी जो रिलीफ है, जो सब्सिडी है ना, किसी चीज़ को पाने का जो आपका अधिकार है, इसकी वर्ब है हैव बीन लिमिटेड, है ना, हैव बीन लिमिटेड। स्टेट्स की वर्ब है हैव गॉन ऑन टू। गॉन ऑन टू मतलब यहाँ तक आगे बढ़ जाना। एक्सपेंड का मतलब होता है किसी चीज़ को और आगे बढ़ाना, किसी चीज़ के दायरे को एक्सटेंड करना, बड़ा करना। तो हुआ क्या? कह रहे जी क्योंकि ऐसा है इसलिए बाय टेकिंग ऑन द बर्डन ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट विच हैज़ एस्टिमेटेड एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 2 लाख करोड़ फॉर द स्कीम हैज़ प्रोवाइडेड लिमिटेड बट वेलकम रिलीफ इन मॉनेटरी टर्म्स फॉर स्टेट्स। करेक्ट, इस प्रकार से टेक ऑन करके, जिम्मा लेकर के, पूरी जिम्मेदारी का, बर्डन का जो है खर्चे की इस 5 किलो फ्री के डिस्ट्रीब्यूशन का, कह रहा है ऐसा करके हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना, जिसने एस्टिमेट किया है लगभग एडिशनल अमाउंट को 2 लाख करोड़ की इस नई स्कीम के लिए, कह रहा है जिसने इतना बड़ा एस्टिमेशन बना लिया है, कह रहा है ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है सीमित तौर पर लेकिन बहुत ही वेलकम करने लायक रिलीफ को मॉनेटरी टर्म्स में, फाइनेंशियल रूप में सभी स्टेट्स के लिए। तो स्टेट्स जो है बहुत कुछ कर रही हैं अलग से। तमिलनाडु में आप जाओगे तो वहाँ पे मुफ्त में अनाज की स्कीम चलती है, खाना पका के दिया जाता है 5 रुपये में। कई जगह पे साउथ में मिलेगा, कई जगह नॉर्थ में मिलेगा आपको। तो जब स्टेट्स इतना खर्चा जेबों से उठा रही हैं अपनी, सेंटर के इस 2 लाख करोड़ की एडिशनल हेल्प से सभी स्टेट्स को बहुत रिलीफ मिला है। बात आ रही है ना समझ में? जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए भी तो स्टेट को कुछ करना है। यूनियन गवर्नमेंट की वर्ब है हैज़ प्रोवाइडेड, इसके लिए विच आया गवर्नमेंट के लिए, इसकी वर्ब है हैज़ एस्टिमेटेड। गवर्नमेंट सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर है यहाँ भी, और विच की वर्ब भी सिंगुलर है यहाँ भी। अच्छा, मॉनेटरी मतलब फाइनेंशियल टर्म्स में, फिजिकल टर्म्स में। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब बता रहा है आगे सेंटर क्या कर सकती है और इंप्रूवमेंट के क्या चांसेज हैं। कह रहा है जी वाइल्ड एक्सपेंडिचर नंबर ऑन फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सब्सिडी प्रोविजन सीम फिजिकली एक्सपेंसिव, द स्कीम्स हैव प्रोवाइडेड डिस्ट्रेस रिलीफ टू द मोस्ट नीडी। इतना ही पढ़ लेते हैं, आगे और लंबा है। कह रहे जी जहाँ
ये जो एक्सपेंडिचर के नंबर हैं, ये 2 लाख करोड़ आप देख रहे हो, बड़े बड़े नंबर्स, फूड के डिस्ट्रीब्यूशन पे और सब्सिडी की प्रोविजंस पे। कह रहा ये नंबर दिखाई देते हैं, सीम होते हैं फाइनेंशियली या फिजिकली या आर्थिक तौर पे बहुत ही महंगे। ये नंबर बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, है ना, 2 लाख करोड़ यहाँ, 5 लाख करोड़ वहाँ। कह रहे जहाँ ऐसा है वहीं पे ये जो सारी स्कीम्स जो सेंटर चला रहा है मुफ्त में अनाज की, बड़ी महंगी महंगी स्कीम्स, इन्होंने प्रोवाइड किया है डिस्ट्रेस रिलीफ को। रिलीफ का मतलब है राहत, डिस्ट्रेस का मतलब है एकदम इमरजेंसी में जब आप परेशान हो जाते हो उसको बोलते हैं डिस्ट्रेस। तो इमरजेंसी में राहत को प्रोवाइड किया है इन्होंने, डिस्ट्रेस में राहत दी है। और किनको? सबसे ज़्यादा नीडी लोगों को, समाज के सबसे ज़्यादा गरीब लोगों को। अच्छा, और क्या किया इन स्कीम्स ने भाई? इन स्कीम्स ने ना केवल मदद की है, डिस्ट्रेस किया है, बल्कि इन्होंने हेल्प द गवर्नमेंट कंट्रोल इट्स फूड बफर स्टॉक्स बेटर। इसने हेल्प भी किया है सरकार को कि वो कंट्रोल करे अपने फूड के बफर स्टॉक्स को और अच्छे से। बफर स्टॉक का मतलब होता है सेंटर कुछ स्टॉक को जमा करके रखता है हमेशा, कि 3 महीने का राशन तो हमारे पास रखा है, कितनी भी बड़ी अनहोनी हो जाए तो 6 महीने का राशन देश के लिए रखा है। तो ये बफर स्टॉक होता है, एक कुशन स्टॉक होता है, एडिशनल स्टॉक। उसको भी सेंटर ने अच्छे से मैनेज किया है इन स्कीम्स की वजह से। एंड ऑल्सो रिड्यूस्ड वेस्टेज ऑफ प्रोक्योर्ड फूड ग्रेन्स at a time when procurement figures for rice and wheat by the फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रिमेन हाई। और साथ ही साथ इन्होंने रिड्यूस किया है वेस्टेज को प्रोक्योर्ड फूड ग्रेन्स की, खरीदे हुए फूड ग्रेन्स की, ऐसे एक वक्त पे। और कब? जब खरीद करने के जो आंकड़े हैं, प्रोक्योरमेंट के जो फिगर्स हैं चावल और गेहूं के, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, एफसीआई के द्वारा बहुत ही हाई हुए हैं, बहुत ही ऊंचे हैं। तो इन्होंने उनकी वेस्टेज भी कम करवाई है सेंटर की। और वेस्टेज ऐसे वक्त पे कम हो रही है जब सेंटर बहुत सारा अनाज खरीद रही है जिसमें वेस्टेज होना लाजमी है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सेंटर का ही दूसरा नाम है, सेंटर ही इस कॉरपोरेशन को चलाती है। आ रही बात समझ में? तो कह रहा है ये आंकड़े आपको बड़े बड़े लग रहे हैं, आपको लग रहा होगा सरकार इतना खर्चा कर रही है, लेकिन सरकार को भी फायदा मिल रहा है इससे, गरीबों को तो मिल ही रहा है। गरीब लोगों को उनको डिस्ट्रेस रिलीफ मिल रहा है, सेंटर अपना बफर स्टॉक अच्छे से मेंटेन कर रही है, टर्नओवर हो रही है सेंटर की, अनाज आ रहा है, जा रहा है, गरीबों को खाया जा रहा है ना। और साथ ही साथ सेंटर अपना वेस्टेज भी कम कर रहा है, जो अनाज वेस्ट होने वाला होता है उसको पहले ही सरकार डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू गरीबों तक पहुंचा देती है, वेस्ट होने से पहले। चलिए, सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है लेकिन बड़ा आसान है। अब देख लेंगे इसकी स्ट्रक्चर को। नंबर्स की वर्ब है सीम, स्कीम्स की वर्ब है पहली हैव प्रोवाइडेड, स्कीम्स की दूसरी वर्ब है हैव हेल्प्ड, स्कीम की तीसरी वर्ब है स्कीम्स हैव रिड्यूस्ड। आ रही बात समझ में? स्कीम्स हैव प्रोवाइडेड रिलीफ, स्कीम्स हैव हेल्प्ड द गवर्नमेंट, स्कीम्स हैव रिड्यूस्ड द वेस्ट ऑफ द प्रोक्योर्ड फूड ग्रेन्स, ऐसे बना हुआ है। फिजिकली मतलब फाइनेंशियली, मॉनेटरीली। बफर का मतलब होता है एडिशनल स्टॉक, कुशन स्टॉक, जो सरकार हमेशा अपने पास रखती है। बफर का मतलब भी होता है एडिशनल, है ना। फिगर्स की वर्ब है रिमेन, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सरकारी कॉरपोरेशन है, आगे द लगेगा, सरकार की संस्थाओं के आगे द लगाया जाता है। आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस पे। अब लंबे लंबे सेंटेंस है लेकिन आसान है ना। कह रहे जब पीडीएस एंड द पीएमजीकेवाई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, हैव नॉट ओनली इनेबल्ड बेसिक फूड सिक्योरिटी बट हैव ऑल्सो एक्टेड एज इनकम ट्रांसफर्स फॉर द पुअर बाय अलाउइंग देम टू बाय अदर कमोडिटीज दैट दे कुड नॉट हैव अफोर्डेड इफ नॉट फॉर द बेनिफिट्स। कह रहा है स्कीम से एक और फायदा हुआ है गरीब लोगों को, खाना तो मिला ही मिला उनको, एक और फायदा भी हुआ है। कह रहा है जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पीडीएस का मतलब है राशन डिपो की दुकान, जो देश के हर गांव गली कूचे में आपको मिलेगी, इसको बोलते हैं पीडीएस। ये सभी के लिए है, अमीर लोग भी वहां से जाकर के राशन ला सकते हैं 2 रुपये 5 रुपये किलो में। कह रहा है जो पीडीएस सिस्टम है सरकारी सिस्टम, सभी के लिए फ्री राशन का या सब्सिडाइज राशन का। और जो ये गरीब लोगों के लिए स्कीम थी पीएमजीकेवाई, जो बंद कर दी। कह रहे इन दोनों चीज़ों ने ना केवल इनेबल किया है बेसिक फूड सिक्योरिटी को, सभी की बेसिक फूड सिक्योरिटी को इन्होंने एक्टिवेट किया है। बेसिक फूड तो सबको मिल ही जाता है देश में इन जो है सिस्टम्स की वजह से। कह रहे बट इन्होंने एक्ट भी किया है इस तरीके से, और किस तरीके से? इनकम ट्रांसफ़र के तरीके से गरीब लोगों के लिए। और कैसे? अलाउ करके उन लोगों को बाय करने को ऐसी चीज़ों को, ऐसी कमोडिटीज़ को जो वो अफोर्ड ना किए होते, दैट दे कुड नॉट हैव अफोर्डेड, जो वो कभी ना सह पाए होते जिसके खर्चे को, इफ़ नॉट फॉर द बेनिफिट्स, अगर बेनिफिट्स उनको ना मिले होते। तो इन स्कीम्स से बेसिक सिक्योरिटी तो मिली है, साथ ही साथ गरीबों को ऐसी चीज़ भी खाने को मिली है जो शायद वो कभी ना खा पाते अगर ये स्कीमें ना होती। फॉर एग्जाम्पल, इन स्कीम से मिलती है आपको दालें, पल्सेस, बहुत महंगी है, 200 रुपये किलो की दाल है। गरीब लोगों को, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, 20 रुपये 15 रुपये में दाल मिल जाती है किलो में। तो वो चीज़ें भी ये लोग खा रहे हैं, इनकम ट्रांसफ़र हो गया इनके पास, ऐसा समझ लो। इनकम तो ये नहीं कर पा रहे हैं दाल खाने जितनी, लेकिन इनकम का ट्रांसफ़र सरकार की तरफ से इनको हो गया है। तो वो चीज़ें भी ये खा पा रहे हैं इन स्कीम्स की वजह से, जो कभी ये शायद अफोर्ड ना कर पाते। समझ पा रहे हैं ना? पीडीएस एंड पीएमजीकेवाई, इन दोनों की स्कीम है हैव इनेबल्ड, पहली वर्ब है इनकी हैव इनेबल्ड, दूसरी वर्ब है हैव एक्टेड। दोनों वर्ब जुड़ी हुई हैं, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो से। बट ऑल्सो कभी कभी बीच में
ब्रेक भी कर दिया जाता है, बट को पहले ऑल्सो को बाद में, है ना, इस तरह से भी चलता है। अलाउ के बाद में आप टू इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे अलाउ की जगह पे लेट यूज़ कर लेता तो क्या करता सर, मैं टू इन्फिनेटिव का टू निकाल देता। लेट देम बाय, याद है ना, अलाउ के साथ में टू इन्फिनेटिव, परमिट के साथ में टू इन्फिनेटिव, लेकिन लेट के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म बिना टू के। तो वही फॉर्मूला है जो आज मैं आपसे लिख नहीं रहा हूँ, मतलब वैसे आपसे शेयर कर रहा हूँ। कमोडिटी का मतलब होता है चीज़ें, प्रोडक्ट्स, गुड्स। दे आया है गरीब लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते चीज़ों को। इसकी वर्ब है कुड नॉट हैव अफोर्डेड। अफोर्ड करना, किसी चीज़ के खर्चे को मैनेज करना, बेयर करना, सहना। चलिए सेंटेंस समझ में आ रहा है ना। कह रहा है जी देयर इज ऑफ कोर्स द क्वेश्चन ऑफ वेदर targeted distribution, including the identification of priority households and the poorest of poor, has really helped the benefits reaching the deserving, with concerns about diversion of food grains. अब कह रहे हैं इसमें कुछ खामियां भी हैं। ये जो PMGKY स्कीम आप देख रहे हो, इसमें कुछ खामी भी है। कह रहे देयर इज ऑफ कोर्स, वहाँ पे ऑफ कोर्स है, और क्या है, ये वाला सवाल, क्वेश्चन, और किस चीज़ का, हाँ या ना, कि जो टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम है, जो सरकार टारगेट करके डिस्ट्रीब्यूट करती है चीज़ों को, जिसमें शामिल है आइडेंटिफाई करना प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को, ऐसे हाउस होल्ड्स को, ऐसे घरों को जो प्रायोरिटी पे आप जिनको प्रायोरिटी देते हो। सरकार हमेशा ऐसे हाउस होल्ड्स को हमेशा टारगेट करती है, आइडेंटिफाई करती है। प्रायोरिटी मतलब समझ गए ना, जिनको प्राथमिकता मिले, जिनको सबसे पहले अनाज मिले। और द पूरेस्ट और पुअर को, गरीबों में भी सबसे गरीब को, एक और कैटेगरी सरकार ने बनाई है जो गरीब में भी बहुत गरीब है। कह रहा है जो टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन है ना इस तरह का, जिसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं, कह रहा है इसने हाँ या ना, क्वेश्चन ये है वेदर हाँ या ना, इस डिस्ट्रीब्यूशन ने हेल्प किया है या नहीं किया है, और किस चीज़ में भाई, बेनिफिट्स के पहुंचने में, रीच करने में, द डिजर्विंग तक, सभी डिजर्विंग लोगों तक। कह रहा है इन कंसर्न्स के साथ में, इन चिंताओं के साथ में जो है इस बारे में, और किस बारे में, डाइवर्जन ऑफ फूड ग्रेन्स के, फूड ग्रेन के एक जगह से दूसरी जगह डाइवर्ट किए जाने पे, दूसरी तरफ मोड़ दिए जाने पे। तो होता क्या है, सरकार एक स्कीम निकालती है, उस स्कीम में क्या होता है, आपको आना होता है अपना आधार कार्ड लेके, राशन कार्ड लेके। सरकार आइडेंटिफाई करेगी आप गरीब हैं या अमीर हैं, तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करके आपको खाना देगी, फ्री में या पैसों में। तो कह रहे हैं ये कंसर्न भी हमेशा बना रहता है कि आइडेंटिफिकेशन कितना सही होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब्सिडाइज राशन जो 2 रुपये में किसी नॉर्मल आदमी को मिलना था, आपने गरीब को देने के चक्कर में वो मुफ्त में दे दिया, लेकिन वो आदमी गरीब था ही नहीं, आपका आइडेंटिफिकेशन ही गलत था, तो डाइवर्जन कर दिया आपने, इस तरह से स्कीम्स को गलत चला रहे हो। ये क्वेश्चन हमेशा बना रहता है। चलिए क्वेश्चन की वर्ब है इज, डिस्ट्रीब्यूशन की वर्ब है हैज़ हेल्प्ड, है ना। हाउस होल्ड्स का मतलब होता है घर परिवार, डाइवर्जन मतलब चीज़ों का एक तरफ से दूसरी तरफ मुड़ जाना। चलिए आगे का सिंपल सेंटेंस है, कह रहा है जी बट एज द राइट्स एक्टिविस्ट हैव आर्ग्यूड द मोर रोबस्ट सोल्यूशन कुड बी अ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द PDS। कह रहे हैं लेकिन जो राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जो ह्यूमन राइट्स के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी आर्ग्यू किया है, दलील पेश की है कि ज़्यादा मजबूत सोल्यूशन ये होगा, मोर रोबस्ट सोल्यूशन ये होगा कि आप PDS का यूनिवर्सलाइजेशन कर दो, PDS को एक सार्वभौमिक सत्य बना दो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कार्ड की समस्या को ख़त्म कर दो। आओ और ले जाओ, अगर भारत के आदमी हो, आधार कार्ड रखते हो, राशन कार्ड रखते हो या वोटर कार्ड रखते हो, तो आपको अनाज मिलेगा। इसको बोलते हैं यूनिवर्सलाइजेशन। तो राइट एक्टिविस्ट यही बोलते हैं कि यार राशन कार्ड का झंझट ही खत्म कर दो ना, सबके लिए PDS ही कर दो, 2 रुपये 3 रुपये में सबको अनाज मिल जाए। कह रहे विच हैज़ ऑलरेडी वर्कड वेल इन फ्यू स्टेट्स सच एज तमिलनाडु। कह रहे जो चीज़ वो पहले से ही बहुत अच्छे से काम कर चुकी है कई स्टेट्स में, जैसे कि तमिलनाडु के अंदर। कह रहा है एज द स्कीम वुड बी अवेल्ड बाय एनीवन इन नीड इंस्टेड ऑफ ए फ्लॉड टारगेटिंग सिस्टम। कह रहे क्योंकि ये स्कीम फिर अवेल की जाएगी, इसका फ़ायदा उठाया जाएगा किसी भी इंसान के द्वारा जो ज़रूरतमंद हो, इन नीड हो, बजाय एक टारगेटिंग सिस्टम के जो फ्लॉड भी हो सकता है, जिसमें खामियां भी हो सकती हैं। फ्लॉड का मतलब है जिसमें फ्लॉज हो, रॉन्ग हो, जो फॉल्टी हो। तो ये टारगेटिंग सिस्टम ख़त्म कर दो, ऐसा बोल दो PDS सभी के लिए है, जिसको चाहिए वो मुफ्त में 5 किलो 7 किलो जो भी कोटा है वो ले जा सकता है, और उसके बाद में भी चाहिए तो 2 रुपये 5 रुपये किलो से भी इस हद तक, इस लिमिट तक ले जा सकता है। तमिलनाडु ने ऐसा कर रखा है, और इससे क्या हो रहा है, बेसिक फूड सिक्योरिटी बहुत अच्छे से सभी लोगों को मिल पा रही है। चलिए राइट एक्टिविस्ट की वर्ब है हैव आर्ग्यूड, सोल्यूशन की वर्ब है कुड बी, रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, विच की वर्ब है हैज़ वर्कड, स्कीम की वर्ब है वुड बी अवेल्ड। अवेल के बाद में ऑफ तभी लगेगा जब साथ में आपके लगेगा क्या, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, है ना, इस तरीके से। इन नीड का मतलब है एनीवन इन नीड, मतलब कोई भी आदमी जो ज़रूरत में है, कोई भी आदमी जो ज़रूरतमंद है। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है बजाय, फ्लॉड का मतलब होता है गलत या रॉन्ग या फॉल्टी, जिसमें कुछ खामियां या कमियां हों। चलिए आर्टिकल मेरे ख्याल से पूरा समझ में आ गया होगा आपको, सेंटर ने क्या किया है और सेंटर को क्या करना चाहिए। स्कीमें भी आपको पता लग गई, किस किस स्कीम में सरकार कैसे कैसे
अनाज को देती है। अब इसी के ऊपर अपने बेस्ड है क्वेश्चंस आज के। पहला आपसे पूछा है, इनमें से कौन सी स्कीम या एक्ट नहीं जुड़ा हुआ है राशन के डिस्ट्रीब्यूशन से और किन के लिए? समाज के ज़रूरतमंद सेक्शंस या समुदायों के लिए। तो अच्छे से आर्टिकल आपने पढ़ा है। चारों में से कौन सी स्कीम वो स्कीम नहीं है जिसमें गरीब लोगों को अनाज मुफ्त में बांटा जाता है? गरीब कल्याण पैकेज नहीं है, अंत्योदय योजना नहीं है, गरीब कल्याण अन्न योजना नहीं है, या नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट नहीं है। स्कीम और एक्ट दोनों को मैं पूछ रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन कर सकते हो आप। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जिस स्कीम का नाम आया ही नहीं वो आपका आंसर बन जाएगी, है ना। चलो, फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ, वहाँ से चेक कर लेना। सेकंड में आपसे पूछा है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको वाई क्यों सजेस्ट किया गया है और क्यों सजेस्ट किया गया है? एक अच्छे विकल्प के तौर पे उन स्कीम के जो टारगेट करती हैं पुअर्स को। करें कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ पीडीएस को क्यों सजेस्ट करते हैं, क्या खामियां हैं उन स्कीम्स में जो गरीब लोगों को टारगेट करती हैं। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। गरीब लोगों को ढूंढना एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। ज़्यादातर हमारे देश में लोग गरीब ही हैं, ज़्यादातर हमारे देश में लोग गरीब नहीं माने जाते हैं, या गरीब लोगों को ढूंढना या टारगेट करना एक फ्लॉड प्रोसेस है, ऐसी प्रोसेस है जिसमें खामियां हैं। तो किस वजह से आप जो है गरीब लोगों को टारगेट करने के लिए ये आर्टिकल मना कर रहा है? टारगेट मत करो, सबको ही बांट दो, जो गरीब होगा अपने आप ले जाएगा। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करोगे तो हो जाएगा। फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के नीचे इसके आंसर रखें, वहाँ से मैच करना। थर्ड में आ जाओ, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। दोज स्कोरिंग अबव 90 परसेंटाइल विल बी एबल टू अवेल ऑफ द स्कॉलरशिप। वो लोग जो 90% से ज़्यादा, 90% से ज़्यादा या परसेंटाइल से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, वो स्कॉलरशिप का फ़ायदा ले पाएंगे। अब हिंट दूंगा तो आप खुद ही कर लोगे, बिना हिंट के करवा रहा हूँ। सही करके देखो यहाँ पे कौन सी स्ट्रक्चर को मैंने गलत किया है और उसको इंप्रूव करने की कोशिश करो। चौथे में ईडियम है कोल्ड कंफर्ट, आपसे मीनिंग पूछा है। कोल्ड कंफर्ट का मीनिंग क्या होता है निकाल लेना, ऑलरेडी करवा चुका हूँ। पाँचवें और छठवें में 2 एरर्स मिलेंगी आपको। एक तो एरर मिलेगी आपको, देखो ये कॉन्सेप्ट में करवाना भूल गया आपसे, ड्यूरिंग और फ्रॉम वाला, बिटवीन वाला और फ्रॉम वाला। बिटवीन के साथ में एंड आएगा, फ्रॉम के साथ में टू आएगा। याद है ना कॉन्सेप्ट, जब भी रेंज बताते हैं अपने। द कंपनी डिफॉल्टेड ऑन 7 लोन्स इट टुक फ्रॉम SBI बिटवीन 2002 टू 2008। कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया 7 कर्जों पे, 7 लोन्स पे, जो कंपनी ने SBI से लिए थे इन दोनों सालों के बीच। अब एक रेंज बताई गई है, तो 2002 से 2008 लिखना है आपको। आपने बिटवीन लिखा है तो यहाँ पे टू मत लिखें, यहाँ लिखें एंड। अरे बात समझ में, बिटवीन के साथ में एंड आता है, टू नहीं आता है। और अगर आपको टू लगाना ही है, आप जिद में आए हुए हैं, तो फिर बिटवीन नहीं लिखें, यहाँ लिखें फ्रॉम। बस यही कॉन्सेप्ट है। रेंज के लिए हमेशा फ्रॉम टू या बिटवीन एंड चलेगा। जैसे यहाँ पे फ्रॉम अहमदाबाद टू ग्वालियर लिखा है, तो फ्रॉम के साथ में एंड नहीं, यहाँ टू लगाएंगे। और अगर एंड लगाना है तो फिर फ्रॉम को हटा दो, यहाँ से बिटवीन लगा दो। तो इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखना है। रेंज के लिए इनको आपस में कंफ्यूज नहीं करना, बिटवीन के साथ में टू मत लगाया ना, फ्रॉम के साथ में एंड मत लगाया ना। तो बस यही कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया था। इसने गलत किया हुआ है, बिटवीन के साथ में एंड आना चाहिए था, इसने टू लगाया हुआ है। अब इसी कॉन्सेप्ट को आपसे 6वें क्वेश्चन में एरर की फॉर्म में पूछा हुआ है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अब निकाल लेंगे। एक और एरर मिलेगी इसमें, वो एरर आपको मिल सकती है इसके आसपास, है ना। कोशिश करो दोनों एरर्स को निकालने की। कमेंट सेक्शन में आंसर है, आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। मेरे आंसर से अपने आंसर्स को मैच करना। मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लासेस से। अब सभी क्लासेस आपको द हिंदू और द इकोनॉमिस्ट पे मिलेंगी। आपके लिए रेडी करके जा रहा हूँ। एक दिन का ब्रेक भी कोशिश करेंगे ना आए। 5 या 7 दिन में मैं वापस आ जाऊँगा। अगले मंडे से क्लासेस को रिज्यूम करेंगे द हिंदू के साथ। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का, तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे।